हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर की बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमने जहाँ से लेफ्ट किया था, छोड़ा था, हमने ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस क्यों बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। यहाँ पर लाके हमने उस टॉपिक को एंड किया था। तो आज हम दोनों का प्रूव देखेंगे। कल भी बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था कि ट्रांसफॉर्मर कैसे कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। आज हम डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर कैसे कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। नेक्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। साथ ही साथ हम ट्रांसफॉर्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, दोनों की क्या इक्वेशंस होती है वो हम आज डिराइव करेंगे। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताना चाहूंगा जो कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट को लिंक करती है। तो आइए देखिए, समझिए, सुनिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोर बना लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक कोर का बना होता है। तो उसी के बिहाफ पे हमने एक कोर बनाई है यहाँ पर, और उस कोर में मैंने क्या किया, ये मैंने एक कोर बना ली, और इस तरह की मैंने एक कोर बना दी। उसके बीच में मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिया है जहाँ पर एयर है, और एक आयरन रोड रख दी, फ्लैट आयरन रोड यहाँ पर मैंने रख दी। साथ ही साथ इस तरह की मैंने एक कोर डिजाइन कर, ये कोर मैंने डिजाइन कर ली। जो यहाँ पर एयर गैप लेंथ है, ये वाली जो एयर गैप लेंथ है आपको दिख रही होगी, ये एयर गैप लेंथ माना L1, और इस एयर गैप की भी लेंथ मानते हैं इसकी L2, सेम नहीं मानेंगे, इसकी L1 है और इसकी L2 है। ये वाली आयरन रोड और ये वाली कोर दोनों सेम मटेरियल की बनी, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, ये और ये दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है। और हमने कहा कि इस कोर की जो परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इस कोर की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू, वो है इनफाइनाइट, वो हमने मान लिया इनफाइनाइट। म्यू इसका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी का होने का क्या मतलब है, इसमें इनफाइनाइट फ्लक्स एस्टेब्लिश हो सकता है, स्थापित हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी फ्लक्स पास होगा तो वो लीक नहीं करेगा, किसी कोर में समा जाएगा, वो होता है इनफाइनाइट परमेबिलिटी का एक सिंपल सा मीनिंग। अब मैंने क्या किया, इस पे एक वाइंडिंग बाउंड कर दी, ये एक वाइंडिंग मैंने इस पे बाउंड कर दी, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे करते थे, सिमिलर मैनर में मैंने इसमें एक वाइंडिंग बाउंड कर दी, और उसके एसी सप्लाई अप्लाई कर दी। ये एसी सप्लाई मैंने अप्लाई कर दी जिसकी रेफरेंस पोलैरिटी प्लस और माइनस है, और इसको मैंने बोल दिया सोर्स सप्लाई, जिसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा t। आप सबको दिख रहा है इधर से Vm sin ओमेगा t। ये मैंने एक ऐसी सोर्स इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, इसकी वजह से एक प्राइमरी करंट फ्लो होगी Is, प्राइमरी करंट या सोर्स करंट फ्लो होगी Is। इसको प्राइमरी करंट ही बोल देते हैं, लास्ट लेक्चर में इसको प्राइमरी करंट बोला था, तो I की यहाँ पर मैंने बोल दिया। और इस वाइंडिंग का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने लिख दिया R। प्राइमरी वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस होगा, इसलिए मैंने उसको लिख दिया R। अब क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगी, यहाँ से एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, और इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, ध्यान से सुनिएगा, करंट कैसे फ्लो होगी। पिछले लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से यहाँ से एंटर होगी, फिर इधर से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। कैसे, राइट हैंड थंब रूल से, जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है गोल गोल, उसी डायरेक्शन में जो फिंगर्स है उनको मोल्ड कर दीजिए, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसलिए हम ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई, उसको मैंने बोल दिया फाई, उस फ्लक्स को मैंने बोल दिया फाई। अब ये फ्लक्स क्या होगा, यहाँ तक कोर से आएगा, उसके बाद क्या आ गया, एयर, यहाँ पर क्या है एयर, और यहाँ पर भी क्या है एयर। तो ये एयर क्या करेगी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, वैसे ही एयर मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स एस्टेब्लिशमेंट का अपोज करती है।
तो ये एयर मैग्नेटिक सर्किट में एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। सिमिलरली यह भी एक दूसरे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मैग्नेटिक सर्किट में। किसके लिए? फ्लक्स एस्टेब्लिश्ड होने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, वैसे ही एयर यहां पर क्या कर रही है? फ्लो ऑफ फ्लक्स या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लक्स का अपोज करती है। एक्चुअली क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ फ्लक्स नहीं बोलते, फ्लक्स कोई फ्लो नहीं करता, या सेटअप होता है। अगर फ्लो ऑफ फ्लक्स हम बोलते हैं तो एक्चुअली रॉन्ग होता है, लेकिन समझने के लिए हम बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि फ्लो ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है। जबकि फ्लक्स कोई करंट की तरह फ्लो नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता, एस्टेब्लिश्ड होता है। तो इसको हम बोलेंगे जो रेजिस्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में प्रोवाइड करवा रही है उसको बोलेंगे हम रिलक्टेंस। RL से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस वाली डिस्टेंस L1 के लिए जो रिलक्टेंस हो गया वो RL1 हो गया, और इसके लिए रिलक्टेंस हो गया वो RL2 हो गया। अब देखिए इसी का एनालॉजी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी सोर्स वोल्टेज होता है Vs, और ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहां से करंट फ्लो होती है Is। तो ये क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये क्या है? क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। एक रजिस्टर है, एक वायर है जिसका रजिस्टर है R, एक भी मान लो कोई वायर है जिसका रजिस्टर है R, और ये अगर इसका क्रॉस सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है I। सिमिलरली ये एक मैग्नेटिक सर्किट है। इस मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? अगर इस मैग्नेटिक सर्किट में एक कोयल माउंट करके उस कोयल को कोई सप्लाई दी जाती है तो ये कोयल क्या प्रोड्यूस करती है? MMF। जो ये कोयल प्रोड्यूस करती है, जिस तरीके से यहाँ पर ये सोर्स लगाया हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए, जो ये वोल्टेज सोर्स जो काम कर रहा है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के लिए सोर्स का काम कौन करता है? MMF। और MMF क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो इस कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स n मल्टीप्लाइड बाय करंट I कौन सी? जो इस कोयल से करंट फ्लो हो रही है, कौन सी हो रही है? P, तो IP। तो ये MMF किसका काम कर रहा है? सोर्स का। और ये MMF क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लक्स। ये MMF क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लक्स। ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है MMF। इस फ्लक्स के पाथ में अपोज कौन कर रहा है? रिलक्टेंस। जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एयर। अगर हमने इस आयरन कोर को या इस फेरोमैग्नेटिक कोर को इनफाइनाइट परमिटिविटी की मान ली या फिर आइडियल मान ली, तो अगर इसके लिए हम केवीएल इक्वेशन लिखना चाहें इस मैग्नेटिक सर्किट के लिए तो क्या होगी? MMF मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू उन टर्म्स में फ्लो होने वाली करंट। उन टर्म्स में जो ये टर्म्स हैं उन टर्म्स में फ्लो होने वाली करंट IP इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर क्या है? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट जो फ्लो हो रही है IS मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस R। सिमिलरली यहाँ पर MMF इज इक्वल टू I का एनालॉजी क्या होगा? फ्लक्स। जो कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ है वो फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय रिलक्टेंस। तो ये एक एनालॉजी होती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, कि अगर कोई भी मैग्नेटिक सर्किट में एक कोयल माउंट कर दें तो वो कोयल सोर्स का काम करते हैं किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के लिए, और जो वो सोर्स होता है वो एक्चुअल में क्या वो होता है? MMF, और वो प्रोड्यूस करता है फ्लक्स। जैसे ये वोल्टेज यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करेगा अगर इसको क्लोज सर्किट बनाएंगे, तो सिमिलरली यहाँ पर MMF प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स, और इस फ्लक्स के पाथ में क्या इस फ्लक्स को एस्टेब्लिश होने के लिए कौन अपोज करता है? रिलक्टेंस। और इधर कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच की एनालॉजी। अब यहां से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के एनालॉजी हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब यहां से हम इस फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ये फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां से हम फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या होगा? MMF, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू प्राइमरी वाइंडिंग का करंट डिवाइड बाय रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस इस फ्लक्स के पाथ का अगर हमने इसकी लेंथ डिसाइड कर दी तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये n डिवाइड बाय रिलक्टेंस तो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, बचा क्या? IP। अब यहां से हम इस इक्वेशन में देखें तो IP क्या होगा? IP इज इक्वल टू, इस यहां से केवीएल लगाया अगर हम इस प्राइमरी लूप में, तो IP इज इक्वल टू क्या होगा? IP इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय इस रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है? VS डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। और VS क्या है? VS की इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, इधर देखोगे तो VS इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। तो VS इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t डिवाइड बाय रेजिस्टेंस।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एम मैक्सिमम करंट Vm अपॉन आर को अगर हमने आई एम लिख दिया तो आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये प्राइमरी करंट हो गई आई एम साइन ओमेगा टी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब इस आईपी की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। आईपी की वैल्यू यहां से आईपी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ है एन डिवाइड बाय रिलक्टेंस। आईपी की वैल्यू क्या है, आईपी की वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी। और इस पूरी क्वांटिटी को n इंटू आई एम डिवाइड बाई रिलक्टेंस को अगर मैंने मैक्सिमम फ्लक्स लिख दिया 5x, तो ये इक्वेशन होगी 5x साइन ओमेगा टी। तो जो फ्लक्स सेटअप हुआ है कोर में, जो कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ है उसकी वैल्यू क्या आई, 5x साइन ओमेगा टी। दैट 5x डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये 5x किस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 5x इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अब क्योंकि ये 5x इज इक्वल टू क्या, 5x इज इक्वल टू n डिवाइड बाय रिलक्टेंस इनटू i। और आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, n डिवाइड बाय रिलक्टेंस। आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू Vm बाय r, Vm बाय r। तो जो 5 मैक्सिमम फ्लक्स जो कोर में सेटअप हुआ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, रिलक्टेंस ऑफ द पाथ इन विच फ्लक्स इज एस्टैब्लिश्ड, मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सप्लाई एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स कोर में सेटअप होगा वो डिपेंड करेगा प्राइमरी के, देखो ये जो वाइंडिंग ने बाउंड करी है उसी के नंबर ऑफ टर्न्स पर, जो फ्लक्स सेटअप हुआ है उसके पाथ में जो रिलक्टेंस उसको प्रोवाइड हुआ है उस रिलक्टेंस पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज पर और प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पर। तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू इन दीज पैरामीटर पर डिपेंड करेगी। और जो फ्लक्स कोर में सेटअप होगा, अगर कोर आइडियल है तो वो भी साइनोसॉइडल होगा, अगर हमने साइनोसॉइडल सप्लाई प्रोवाइड करी है तो प्राइमरी वाइंडिंग को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर प्राइमरी वाइंडिंग को हमने साइनोसॉइडल सप्लाई प्रोवाइड करी है और कोर अगर आइडियल है, आइडियल मींस इनफाइनाइट परमेबिलिटी की है, तो जो कोर में फ्लक्स सेटअप होगा वो भी साइनोसॉइडल होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और ये फ्लक्स की इक्वेशन हमको याद रखनी है, phi इज इक्वल टू 5 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। 5 मैक्सिमम की वैल्यू डिपेंड करती है n पर जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है, Vm पर जो कि प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, रिलक्टेंस पर जो कि फ्लक्स के पाथ का जो रिलक्टेंस है उस पर, R है प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। सिमिलर सर्किट हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में बनाया, यही सर्किट हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में बनाया था। अब यहीं से हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करेंगे। और हमने जो दो क्वेश्चन दिए थे आपको कि ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करना, दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है वो, और तीसरा मैंने कहा था कि डेरिवेशन से भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, ये सब हम डिराइव करेंगे। तो देखिए ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सर्किट बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, कोर, उस पर प्राइमरी वाइंडिंग इस तरीके से माउंट की थी, सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरीके से माउंट की थी। अब मैं आज इस पर कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ E1 और E2 की ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ था phi, यहाँ पर हम इसको म्यूचुअल फ्लक्स, ट्रांसफार्मर के केस में इसको नाम म्यूचुअल फ्लक्स दे रहे हैं इसलिए इसको phi लिख दिया। तो उस phi की इक्वेशन क्या आई थी, phi अभी जो थोड़ी देर पहले केस डिस्कस की थी उसमें वाला का बोले थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स है phi m, इसलिए phi m इज इक्वल टू phi मैक्सिमम, म्यूचुअल फ्लक्स इज इक्वल टू phi मैक्सिमम साइन ओमेगा t। ये हमारी फ्लक्स की इक्वेशन हमने अभी डिराइव करी थी जो कोर में सेटअप होगा। तो जो कोर में फ्लक्स सेटअप होने वाले फ्लक्स की इक्वेशन है phi मैक्सिमम साइन ओमेगा t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हमको किसकी इक्वेशन निकालनी है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 की और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 की। तो E1 क्या था, E1 कैसे इंड्यूस्ड हुआ था, E1 इंड्यूस्ड हुआ था फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी कॉइल से अगर कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स पास होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो वो कैसे होता है,
उसकी अगर इक्वेशन हम लिखना चाहें, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन हम लिखना चाहें तो वो होगी E1 इज इक्वल टू N1 d phi m by d। N1 क्या है? N1 प्राइमरी वाइंडिंग में के नंबर ऑफ टर्न्स है, N1 प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है। d by dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ। d by dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और किसका चेंज? म्यूचुअल फ्लक्स का, इस फाई एम। तो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी N1 नंबर ऑफ टर्न्स, जिस कॉइल से फ्लक्स लिंक कर रहा है उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्योंकि टाइम वेरिंग फ्लक्स तो इससे लिंक कर रहा है, तो टाइम के साथ किस रेट से वो बदल रहा है, उस रेट का मल्टीप्लिकेशन यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू होगी। तो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 की वैल्यू हो गई N1 d phi m by dt। दूसरी बात होती है इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हम लेंज के अकॉर्डिंग, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो लेंज के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें लेंज लॉ लगाएं तो यहाँ पर हम माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। और माइनस साइन का मतलब क्या है? ये नेगेटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ईएमएफ उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंज का नियम अगर हम लगाते हुए ईएमएफ इक्वेशन लिखें तो वो होगी E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d phi m by dt। लेकिन फ्रेंड्स जो हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पर पोलैरिटी की, जो प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस, लेंज के लॉ को सेटिस्फाई करते हुए ही ये पोलैरिटी हमने डिसाइड की थी, इसलिए हम यहाँ पर माइनस यूज नहीं करेंगे। कई ऑथर्स की बुक्स में आप देखोगे कि यहाँ पर माइनस से कैलकुलेशन कर रखी है, लेकिन मैं यहाँ पर माइनस से कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इस सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने लेंज का लॉ सेटिस्फाई करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी डिसाइड कर ली है, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी लेंज का लॉ सेटिस्फाई करने के बाद मैंने पोलैरिटी लगाई है। अगर हम इसको फील्ड थ्योरी कंसेप्ट से करेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, अदरवाइज मैं इसको सर्किट थ्योरी कॉन्सेप्ट से सोल्व करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं पॉजिटिव साइन के साथ ही कैलकुलेशन करूंगा। जो भी गलत नहीं है आप नेगेटिव साइन के साथ करोगे वो भी गलत नहीं है। तो E1 इज इक्वल टू N1 d phi m by dt। सिंपल phi m की वैल्यू रख दो यहाँ पर, N1 d by dt, phi m की वैल्यू क्या है? 5x sin ओमेगा t, 5x sin ओमेगा t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x को बाहर आ जाएगा, N1 5x sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos ओमेगा t, और क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए इसका ओमेगा भी आ जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? N1 5x cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, E1 इज इक्वल टू N1 5x 2 पाई f cos ओमेगा t। मैंने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दी, इसको रीअरेंज कर लीजिए 2 पाई f 5x N1 इंटू cos ओमेगा t। ये हो गया E1 की इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब आप क्या करिए, जो प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास 2 पाई f 5x N1 cos ओमेगा t। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर फ्लक्स की इक्वेशन और ईएमएफ की इक्वेशन में कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो फ्लक्स कोर में सेटअप हुआ है वो, और जो ईएमएफ E1 प्रोड्यूस हुआ है वो इन फेज क्वांटिटी है, आउट ऑफ फेज क्वांटिटी है। तो इसको अगर हम फिर थोड़ा इस पे दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस पूरी क्वांटिटी को मैंने लिख दिया E1 मैक्सिमम cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई E1 की इक्वेशन। जो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो प्राइमरी वाइंडिंग के
क्रॉस इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वैल्यू है E1 मैक्सिमम sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओमेगा टी किसके रेफरेंस में था? sin ओमेगा टी रेफरेंस था फ्लक्स के रेस्पेक्ट में। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग में, जो फ्लक्स सेटअप हुआ था कोर में, उससे 90 डिग्री लीड कर रहा है। sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है फ्लक्स से। जो कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ है उससे ये ईएमएफ 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर आप इसी को यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करते हुए E1 इज इक्वल टू इसमें लेंस लॉ सेटिस्फाई करते हुए नेगेटिव साइन यूज करते हुए अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये यहां पर हो जाता इफ यूज फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट अगर आप यूज करते कॉन्सेप्ट, देन ये इक्वेशन क्या बन जाती? E1 x sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो अगर हम फील्ड थ्योरी कंसेप्ट का यूज करते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन आती है वो 90 डिग्री पीछे होती है जो कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ है उससे। अब 90 डिग्री पीछे होती है तो आप अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील्ड थ्योरी से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है। अगर हम सर्किट थ्योरी के कंसेप्ट से करें, लेंस लॉ पहले से सेटिस्फाई कर दें, उसकी प्लस माइनस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग करें तो ईएमएफ 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज मेंशन करना चाहूंगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम का पेपर सोल्व कर रहे हैं और वहां पर अगर आंसर लगा रहे हैं तो वहां पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ को फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे रखना है, क्योंकि वो उसी कंसेप्ट को, फील्ड थ्योरी के कंसेप्ट को मानते हैं, उसी का आंसर सही मानते हैं। इसलिए वहां पर आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोर में होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है, लेग करता है, तो आपको आंसर में लिखना है लेग करता है। वहां पर आपको सर्किट थ्योरी का कंसेप्ट यूज नहीं करना। मैंने यहाँ पर सर्किट थ्योरी का कंसेप्ट इसलिए बताया क्योंकि मुझे फेजर डायग्राम बनाने में इससे काफी सहूलियत महसूस होती है और आप भी देखेंगे कि इससे क्वांटिटीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली E1 और E2 के फेजर डायग्राम बन जाएंगे। तो फेजर डायग्राम में थोड़ी सी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ सर्किट थ्योरी का कंसेप्ट यूज किया है, अदरवाइज आप फील्ड थ्योरी वाले कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से आपको पता चला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस वाली इक्वेशन से इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दूसरा, ई मैक्सिमम की वैल्यू, E1 मैक्सिमम की वैल्यू प्राइमरी फ्रीक्वेंसी पर, जिस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई किया है प्राइमरी वाइंडिंग पे, उस पर डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है और प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। जो E1 मैक्सिमम की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? ये तो कांस्टेंट है 2 और पाई, तो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो आपने सप्लाई अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, मैक्सिमम फ्लक्स पर जो कोर में सेटअप होगा उस पर, और प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो 2 पाई f 5x n1 ये किसकी वैल्यू हो गई? E1 मैक्सिमम। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर E1 RMS वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो RMS वैल्यू क्या होती है? E1 मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट। RMS वैल्यू क्या होती है? अगर E1 की RMS वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो E1 की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, जो कि आपने सर्किट थ्योरी में EE 205 में पढ़ा होगा। तो E1 मैक्सिमम बाय रूट 2, इसमें E1 मैक्सिमम में क्या कर दो? रूट 2 का भाग दे दो। तो इस वाली क्वांटिटी में पूरी में रूट 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2 पाई f 5x n1। ये किसकी वैल्यू आ गई? E1 RMS। और इसको हम सोल्व करें और कैलकुलेट करें तो रूट 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 f 5x n1। ये हमारे पास E1 RMS की वैल्यू आ गई। E1 RMS का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ की RMS वैल्यू आ गई, जो फ्रीक्वेंसी पे, मैक्सिमम फ्लक्स पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। अब मैं क्वेश्चन जो मैंने बात की थी पिछले लेक्चर के एंड में कि सेकेंडरी साइड का ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी प्राइमरी साइड के ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी के सेम ही होती है, या फिर जो सप्लाई में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के सेम ही होती है। अब देखो इस इक्वेशन में हम अगर E2 की ईएमएफ इक्वेशन निकालना चाहें, E2 की अगर इक्वेशन निकालना चाहें तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा? N1 की जगह N2 हो जाएगा। d/dt तो रहेगा ही सही, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो उससे लिंक कर रहा है। इस वाइंडिंग से कौन सा फ्लक्स लिंक कर रहा है? इस वाइंडिंग से भी ये कॉमन फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स ही लिंक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी φm आएगा।
तो अगर इसी इक्वेशन में हम अगर E2 RMS की वैल्यू निकालना चाहें तो E2 RMS क्या होगा 4.44 कांस्टेंट क्वांटिटी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहने वाली है। फ्रीक्वेंसी सेम ही क्यों रहने वाली है? क्योंकि हमको सिर्फ E1 और E2 में तो एक ही चीज डिफरेंट लग रही है, वो क्या है? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो सेकेंडरी के N1 की जगह N2 आ जाएगा, 5x की जगह 5x रहेगा और f की जगह f रहेगा। तो E2 की इक्वेशन हम लिखना चाहें, E2 इज इक्वल टू क्या होगा 4.44, ये भी आरएमएस वैल्यू होगी 4.44 f 5 मैक्सिमम म्यूचुअल फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू इनटू N2। तो देखो हमारा ये था ये कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी। तो डेरिवेशन से भी हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कैसे है। देखो E1 RMS की इक्वेशन में E1 RMS इज इक्वल टू 4.44 f 5 मैक्सिमम इनटू N1। तो 5 मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मैक्सिमम की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 5x इज इक्वल टू E1 RMS डिवाइड बाय 4.44 f इंटू N1। और E1 RMS अगर हम इस प्राइमरी वाइंडिंग के इंपीडेंस को या रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो E1 RMS अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस या इंपीडेंस R1 है प्राइमरी वाइंडिंग का, इस रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट मान लें, इसको हाईली कंडक्टिव मटेरियल का मान लें तो E1 किसके बराबर होगा? KVL में KVL लगा के देखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। E1 किसके बराबर होगा? E1 इज इक्वल टू VS, तो VS अपॉन 4.44 f इंटू N1। अब देखो जो अपन ने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया है वो तो कांस्टेंट रहता है हमेशा। अगर सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है तो 230 वोल्ट या 240 वोल्ट, तो VS कांस्टेंट, 4.44 भी क्या है? कांस्टेंट। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी f हमेशा क्या बनी रहती है? 50 हर्ट्ज। और N1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, जो तो डिजाइनिंग के ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग के टाइम ही डिसाइड हो गए, डिजाइन होने के बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या आ गई? कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई अगर ट्रांसफार्मर डिजाइन हो गया। तो जो कोर में मैक्सिमम फ्लक्स जो सेटअप होगा या कोर का जो फ्लक्स सेटअप होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम ये भी पता लगा सकते हैं, डेरिवेशन से भी हमको पता चल जाता है कि कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है ट्रांसफार्मर। और हमने एक फिजिकली भी हम इसको फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि लोड करंट अगर बढ़ती है तो प्राइमरी से उतनी ही करंट एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेता है ट्रांसफार्मर, और उस वजह से कोर में जो फ्लक्स सेटअप होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही। एक हमने ईएमएफ इक्वेशन डिराइव कर ली, दूसरा हमने देख लिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स मेंटेन रहता है। यहां से हम एक छोटा सा अगर डेरिवेशन निकाल कर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं, उसका मैं बता देता हूं आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर हम E1 RMS में E2 RMS का भाग दें, E1 RMS में E2 RMS का भाग दे दें, तो E1 RMS में E2 RMS का भाग दो तो E1 RMS इज इक्वल डिवाइड बाय E2 RMS, वो क्या आ जाएगा? N1 बाई N2। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो ये डेरिवेशन निकल के आई है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A, जो IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से A ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हम मानते हैं, इसलिए हमको इस ट्रांसफार्मर के लिए बोलना पड़ेगा N1 इज ग्रेटर देन N2, तभी तो A हमेशा 1 से बड़ा होगा। N1 N2 से ज्यादा होगा जब A बड़ा होगा, और IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से A को आजकल 1 से बड़ा ही मानते हैं, या तो इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा। इसलिए इस ट्रांसफार्मर केस में N1 ग्रेटर देन N2 हो जाएगा। तो N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू E1 RMS डिवाइड बाय E2 RMS। ये किसकी इक्वेशन है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स? देखो डायरेक्टली क्या ब्यूटी है इस ट्रांसफार्मर की, सेकेंडरी साइड का ईएमएफ हमको निकालना है तो हमको सिर्फ क्या पता होना चाहिए? प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर हमको पता हो, क्योंकि E1 RMS तो लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही होगा, तो अगर प्राइमरी साइड का सप्लाई वोल्टेज पता हो और नंबर ऑफ टर्न्स हमको पता हो तो हम डायरेक्टली सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के और सेकेंडरी की वैल्यू रख दो, और ये तो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा ही, तो सोर्स वोल्टेज की यहाँ वैल्यू रख दो, आपको सेकेंडरी साइड के वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।